प्रेसिडियम और शुरकाए महफिल, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपके इल्म में है कि आज की ये तकरीब रोटरी क्लब कराची इंट्रासिटी, जो रोटरी इंटरनेशनल का एक फ़ाल हिस्सा है, उसके तहत तरतीब दी गई है। रोटरी इंटरनेशनल इंसान दोस्ती और समाजी और फलाही खिदमात का एक बैनुल-अक़वामी इदारा है और उसके शुरुआत पर सेमिनार और सिम्पोजियम भी मुनक़िद करते रहते हैं। आज की ये तकरीब एक दानिशवराना तज़कियाती तकरीब है, जिसमें हम कायदे-आज़म के फरमूदात और अहकामात की रोशनी में इस मुल्क की तामीर और तरक्की और मसाइल के हल का जायज़ा लेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम बानी पाकिस्तान के अफ़कार की रोशनी में ममलकत पाकिस्तान की तामीर और तरक्की की बाबत अपने फ़ैसले करें, ताकि बक़ौल कायदे-आज़म मुल्क को और मुल्क की शहर कराची को तरक्की और खुशहाली के राह पर गामज़न किया जा सके। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए कराची को प्रोविंशियल स्टेटस और चीफ कमिश्नरेट का दर्जा दिया था और उसका हुक्म जारी किया गया था। तौसीक़ की आज हमें इसी हवाले से बात करनी है। ज़ेर नज़र मौजू की बाबत आज की ये तकरीब एक दानिशवराना मुशावरती व तज़कियाती मजलिस है, जिसमें कराची से ताल्लुक़ रखने वाले मशाहिर, दानिशवर, तज़किया निगार और मुख्तलिफ़ शोबा हयात से वाबस्ता नुमायाँ शख्सियात शामिल हैं, जो इस अहम मौजू पर इज़हार ख़याल फरमाएंगी। हमारा तजदीद अहद है कि पाकिस्तान को कायद का पाकिस्तान बनाने का अहद किया जाए और ये उसी वक्त मुमकिन है तय करें। मैं आज की इस तकरीर में शरीक कार तमाम अहले इल्म और बहुत शुक्रिया। चीज़ें हैं, क्या कराची जैसे शहर दूसरे उस बर्रे सगीर में थी जो कि अंग्रेज़ों के पास था? क्या अंग्रेज़ों ने कराची को जिस तरीके से आबाद किया उसका कितना असर है और उसकी हिस्ट्री कितनी पुरानी है? कराची का स्टेटस अंग्रेज़ों के ज़माने में क्या था, अंग्रेज़ों के आने से पहले क्या था? तो जहन में रखिएगा कि कराची का कंपैरिजन मेरी अंडरस्टैंडिंग, मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से सिर्फ एक और शहर से हो सकता है बड़े सगीर में। दूसरी बात वो ये बताते हैं कि ये जो लियारी का किला नुमा शहर है, ये किला नुमा शहर था लियारी का, और जो लोग पुराने शहर में रहते हैं या जिन्होंने ट्रैवल किया है मुख्तलिफ इलाकों में और लियारी में भी, तो उनको ये बात बखूबी अंदाज़ा होगी कि लियारी के दो दरवाजे हैं, खारा दर और एक मीठा दर। खारा दर का मतलब है जो समंदर की तरफ खुलता है, खारा पानी, और मीठा दर वो जो कि रिवर की साइड पे, सब रिवर की साइड पर खुलता है, वो है मीठा दर। मीठा दरवाज़ा, खारा दरवाज़ा। ये किला नुमा शहर था। अंग्रेज़ों के जो रिकॉर्ड्स हैं उसके अंदर वो जो उन्होंने 1814 में जो किताबें लिखी हैं, अर्लीस्ट वो लोग जो कि यहाँ पे आए हैं जिन्होंने, उसके बाद जो आप शहर जिधर हम बैठे हुए, ये पुराना शहर ही कहलाता है, लेकिन ये अंग्रेज़ों के टाइम में आबाद होना शुरू हो चुका था और ये सारी पुरानी बिल्डिंग, टेम्परेस मार्केट और ये सब चीज़ें उन्होंने शुरू कर दी थी बनाने। जैसे दूसरे शहर जैसे लाहौर है, लाहौर की तारीख 2-2.5 हज़ार साल पुरानी है। पेशावर की तारीख 3-4 हज़ार साल पुरानी है। अशोका के ज़माने में पेशावर का नाम पशका पूरा आपको मिलता है। वो शहर सदियों में, बल्कि मिलेनियम्स के अंदर वो डिवाइड होते बढ़ते बड़े हैं। मतलब जैसे कहते हैं हुकूमत सिंध जो मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में सूबा सिंध या सूबाई असेंबली बनी है, वो 1937 में बनी। उससे पहले डेमोक्रेटिकली इलेक्शंस कभी हुए ही नहीं थे, क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्सा ही नहीं था। रिसोर्सेज सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नहीं जाएगा, फाइनेंशियल कंट्रोल भी चला जाएगा। इस्लामाबाद इस्टेब्लिश हो गया और कैपिटल मूव हो गया। अनाउंस तो पहले हो गया था, बनना शुरू हो चुका था, 63 में फाइनलाइज हो गया। 63 में कराची से कैपिटल चला गया इस्लामाबाद। अब कराची सिंध का कैपिटल क्यों नहीं है? क्योंकि सिंध ही नहीं है। 1 यूनिट प्लान में सारे सूबे तहलील हो चुके थे। टर्मिनोलॉजी सिंध, पंजाब, NWFP, ईस्ट बंगाल, बलोचिस्तान, ये टर्मिनोलॉजीज यूज ही नहीं हो रही थी। टर्मिनोलॉजी हो रही थी वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान। 2 सूबे हैं, 2 सूबों के 2 कैपिटल हैं। ईस्ट पाकिस्तान का कैपिटल है ढाका, वेस्ट पाकिस्तान का कैपिटल है लाहौर। तो पहले ये पुलिस अफसर हैं और ये सर DSP लीगल हैं, IG ऑफिस में साथ ही बैठते हैं और बड़े अवामी किस्म के आदमी हैं। हर ऐसे तकरीब में भी पहुँचते हैं, तो मैं इनको भी और उसके अलावा मैं जो कहता हूँ कि वो भी यहाँ
اس طریقے سے اگر ہمارے افسران چاہیے اجتماعات میں بھی شرکت کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بہتر یہ اس کا رد عمل بھی ہوگا. تو اس کے ساتھ ہی میں اپنے خان جو انٹلیکچوئل فورم آف پاکستان کے صدر ہیں کہ وہ اپنے خیالات کی روشنی میں کراچی پر تھوڑا سا گفتگو کریں. تو اس میں یہ ہوا تھا کہ جتنے پاکستان میں ڈویژن ہیں اتنے انتظامی یونٹ بنا دیے جائیں تاکہ ملک سے تعصب ختم ہو, ملک ترقی کرے اور لوگوں کو انصاف ان کے گھر پر ملے, لوگوں کو سہولیات ان کے گھر پہ ملے. تو قائد اعظم کا جو ویژن تھا, جو انہوں نے 1948 میں کہا کہ کراچی کو ایک صوبہ بننا چاہیے, اس کے بعد وہ قرارداد بھی منظور ہوئی. لیکن جب ہم لوگ جو اس ملک کو چلاتے ہیں, جو اس ملک کو سنبھالتے ہیں, ان کی مرضی کے مطابق نہ ہو تو وہ اس کو گول مول کر کے اس کو ختم کر دیتے ہیں. یعنی صوبائی اسمبلی نے منظور کیا, قومی اسمبلی نے منظور کیا, اور آج تک سرائیکی صوبہ نہیں بن سکا, کیونکہ وہی پس پردہ وہ ہمیشہ تباہی کی طرف رکھنا چاہتی ہیں. وہ کو پتا ہے کہ اگر ہم ایک صوبہ بنائیں گے تو مختلف حصوں سے مختلف آوازیں آئیں گی. لیکن ہم جب بات کرتے ہیں, جب میں نے میر صاحب کے لیے کہا, تو جب ہمارے پاس انٹلیکچوئل فورم آف پاکستان میں جب گفتگو ہو رہی تھی, کوئی 10 میٹنگیں ہوئیں, بہت ساری چیزیں ڈیسائیڈ ہوئیں, لیکن پھر میر صاحب کا یہ فارمولہ جب آیا کہ پاکستان میں جتنے ڈویژن ہیں انصاری فارمولے کے تحت اس کو ہم یہ اپیل کریں حکومت وقت سے یہ اپیل کریں کہ پاکستان میں جتنے ڈویژن ہیں اتنے انتظامی یونٹ بنا دیے جائیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ تعصب کی آنکھ سے مت دیکھو, تو اس بنیاد پر دیکھو کہ اس سے ملک کی کیسے ترقی ہوتی ہے, ملک کے لوگ کیسے خوشحال. انہوں نے تقسیم در تقسیم کا سلسلہ کیا ہوا ہے, اور آج آپ دیکھ لیں, اگر جس طریقے سے کہا دہلی ایک الگ شہر ہے اور ایک الگ صوبہ بھی ہے اور دارالحکومت بھی ہے, اسی طریقے سے ہم نے جو تجویز رکھی تھی اسی لیے رکھی تھی کہ اس میں پورے پاکستان میں امپلیمنٹ ہو. اور جب آپ سارے جب انتظامی یونٹ بنا دیں گے تو آج اس وقت 21 ڈویژن تھے, مطلب اس وقت 21 ڈویژن تھے, آج 36 ڈویژن ہیں. تو آج 36 ڈویژن اگر یہ چھوٹے چھوٹے صوبے بن جائیں تو لوگوں کو یہ ملک بھی ترقی کرے گا, ملک سے تعصب بھی ختم ہوگا, اور طاقت کا جو معیار ایک جگہ, طاقت جو ایک جگہ توازن سے کھڑی ہوئی ہے وہ طاقت بھی کم ہوگی. اینکر اور سوشل ایکسٹریمسٹ مبشر میر صاحب. 5واں صوبہ ہم کب سے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ 2010 میں پروفیسر صاحب بتا رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ تو گورننس ہے. باقی جو آج کا موضوع ہے یہ بہت زبردست موضوع لیا ہے. نسیم شاہ صاحب ماشاءاللہ ہمیشہ اچھے ٹاپکس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو رکھواتے ہیں, اور قائد اعظم کا جو ایگزیکٹو آرڈر ہے اس کے ساتھ ہمیں یقیناً جو ہے ان کے بڑے جو مختصر وقت میں انہوں نے جو بھی کام کیے, فرمان ان کا تھا, میرا خیال ہے ہم نے اس پہ جیسے اور سب نے اور پروفیسر صاحب نے اس کے دونوں پہلو پیش کیے ہیں. لیکن میں ایک اور چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, جو دنیا کے ٹاپ سیکرٹری صاحبہ بیٹھتی ہیں, زیادہ ان چیزوں کو دیکھتی ہیں, تو آپ دیکھیں وہ جو بڑے شہر ہیں, جو کاسموپولیٹن سٹیز ہیں, ان کا جو گورننس سسٹم ہے وہ انٹائرلی دوسرے ملک سے مختلف ہوتا ہے. آپ نیو یارک کی بھی بات کر لیں, آپ لنڈن کی بھی بات کر لیں, آپ بامبے کی بھی بات کر رہے ہیں, آپ جو دلی کی بات کر رہے ہیں, میں نے بھی دلی میں دیکھا ہے جا کے, وہ سٹی اسٹیٹ کا کانسیپٹ آ گیا. ایک سرٹن لیول کے بعد آپ اسے اس طرح گورن نہیں کر سکتے جس طرح کہ ہم اسے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن چونکہ پروفیسر صاحب نے ایک انداز سے بات کہی تھی, وسائل ریسورسز از اے ایشو, تو پاکستان میں کراچی کو کے علاوہ سول ملٹری ریلیشن جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے, اور اس کے پیچھے بھی ریسورسز کا ایشو ہے. پانی کا ٹینکر رینجر سے خریدتا تھا, ٹھیک ہے, اس میں رینجر کے 50 روپے ہوتے تھے, ہم 25 روپے اوپر ڈرائیور کو دیتے تھے, 400 کا
3,000 गैलन का। आज वो टैंकर 18,000 का भी डिफेंस में बिकता है। ये है गवर्नेंस। अभी आपका जो पानी है बुनियादी है वो आपको नहीं मिल रहा, वोट बाकी राइट्स उसकी स्ट्रगल जारी रखें। में चारों सूबे एक ऐसे कच्चे धागे से बंधे हुए हैं वफाक के साथ। वफाक इनसे ब्लैकमेल होता है कानूनी तौर पर कि सूबाई असम्बली वोट के ज़रिए आई थी पाकिस्तान के साथ और वोट के ज़रिए निकलने का सोचती है। में इस रास्ते को बंद करने का आइन में बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा गया कि वफाक इतना कमज़ोर क्यों है। वफाक को कमज़ोर रखने की पॉलिसी अख्तियार की गई है। पाकिस्तान बनने के बाद देखें, हिंदुस्तान से जो तहरीक चली थी और जो पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, तो पाकिस्तान इस्लामी नज़रिए की बुनियाद पर आज़ाद हुआ था। मुसलमानों को आज़ादी मिली थी, ना कि 4 लसानी सूबों को आज़ादी मिली थी। 4 लसानी सूबों को ज़बान की बुनियाद पर आज़ादी नहीं मिली थी। इस्लामी नज़रिए की बुनियाद पर जहाँ मुसलमान अक्सरियत में थे उन्हें पाकिस्तान की शक्ल में आज़ादी मिली थी। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद वही कच्चे धागे की तरह से कि इस्लामी कौमियत के नज़रिए को भी तार किया गया, तो रियासतें वजूद में आ चुकी हैं और इनकी इस ब्लैक मेलिंग से वफाक बिल्कुल ख़तरे में है। लिहाजा इसके लिए कराची तयन बहुत ज़रूरी है। कराची के स्टेटस का जब तक तयन नहीं होगा, कराची में रहने वालों का एहसास महरूमी बढ़ता चला जाए। बहुत ज़रूरी है कि इस एहसास महरूमी को ख़त्म करने के लिए कराची के लोगों के स्टेटस का ख्याल रखा जाए। कराची का स्टेटस बाहर की जब एक दोबारा से एक शहर आबाद हुआ और यहाँ सारी इंडस्ट्रियाँ लगी, तो पाकिस्तान के लोगों का हक कराची पर तो कायम हो गया, लेकिन कराची के लोगों का हक पाकिस्तान के किसी भी हिस्से पर कायम नहीं किया जाता है। इस तरह उसका तालीमी मेयार गिराया जा रहा है। मैंने खुद अपने एक बेटे को हैदराबाद से मैट्रिक भी कराया है, इंटर भी हैदराबाद से कराया है। कराची से तो उसको पास ही नहीं कर रहे थे, वहाँ से कैसे पास हो गया? तालीम में पीछे। उसके बाद हर बंदे के पीछे, हर लड़के के ऊपर FIR लाजमी करार दे दी गई, झूठी हो या सच्ची। अब जब वो FIR में आ गया, सरकारी मुलाजमत से महरूम, मुल्क से भी बाहर नहीं जा सकता। इस तरह कराची के लोगों का जो माशी कत्लेआम किया जा रहा है, उसकी रोकथाम के लिए कराची के स्टेटस को कायम करना, इसके स्टेटस को बहाल करना, इसके स्टेटस का तयन करना बहुत ज़रूरी हो गया है। 12 ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, काफ़ी वक्त हो गया और भी लोग बैठे हैं। मसाले इतना ही काफ़ी है आज के लिए। पाकिस्तान आ रहे हैं की लोग हाथ की बोलियाँ बोल रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। सबका आपसा हल सिर्फ एक ही नुक्ते में, वो होता है राय मुस्तफा का लिबास या शरीयत का लिबास। उसमें सब आदमी, सब सारे आदमी की गलत है। तो था मुख्तसर सा जवाब आज के मसाइल। अब हम आते हैं कराची के मसाइल। कराची के मसाइल पर मुझे याद है अच्छी तरह कि आज से काफ़ी अर्से पहले सिंधी उर्दू कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें 3 सिंधी वज़रा आला मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में मैंने कहा था कि कराची का सूबा बनना बाकी सिंध के लिए फ़ायदेमंद है। और उनको कहा था, मैंने उनके सामने कहा था कि जो सांगड़ लाड़काने से बंदा अपने मसाइल के लिए कराची आता है, अगर हैदराबाद में या सांगड़ में अगर आप सिंध सूबे का अगर दारुल बना देंगे तो उनके लोगों की मसाइल भी हल होंगे। अब मैं दावत देती हूँ मारूफ शख्सियत और MPA शारिक जमाल साहब। इसे बताएं, दिल पे हाथ रख के ये मसला पाकिस्तान में ये 47-45 के बाद हुआ, जो बगौल जो ये पेश किया जाता है कि फॉर्म 47-45, मैं समझता हूँ पाकिस्तान का असर बिगाड़ RTGS के बाद शुरू हुआ। उसके बारे में तो कोई नहीं बोलता। RTGS के बारे में 18 के RTGS के बारे में बात कर रही है और हमारे इनकी बात का जवाब दें कि MQM ने तालीम छीन के लोगों के हाथों से, बच्चों के हाथों से कलम छीन के कलाचर को उठ दी। सर दुनिया गवाह कि यूनिवर्सिटी में असला कल्चर सबसे पहले कौन सी जमात आती, मैं उन पर नाम भी नहीं लेता। मैं MQM आज कराची जितना भी बचा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ MQM की ही वजह से बचा हुआ है। और इंशाल्लाह आज के बाद जितना भी बनेगा, ये इंशाल्लाह मैं यहाँ वादा करके जाता हूँ, इसी MQM अपने मुल्क से ज़्यादा मुझे एक हिस्ट्री में कोई एक पार्टी दिखा दे तो जहाज़ों को अगवा करने वाले को आज भी कायद करते लोग। इस पाकिस्तान के खिलाफ अगर बात आई ना, तो एक वो वाइट जमात है जिसने इस कराची शहर के लिए हज़ारों लड़कों ने जान दी। मेरे शहीद हैं, मेरे शहर के शहीद हैं और इसी शहर के बच्चों के लिए शहीद हुए हैं।
उनको शौक नहीं था अपना लेके रोड पे निकलने का। एग्ज़ाम दे देते, 350 से नीचे हमारी यूनिवर्सिटियों का आया है, तो फिर हम कहें कि हम तरक्की करना चाहते हैं, हम ये नहीं, सब फजूल है। जब तक हमारे अंदर कोई तालीम नहीं आएगी, हमारा बच्चा कहीं स्टैंड नहीं ले सकेगा, हम कोई तरक्की नहीं कर सकेंगे। ये इसी तरह चलता आया, इसी तरह चलेगा। हमारे पास इंटरव्यू देने के लिए रिक्रूटमेंट करते हैं, आप यकीन करें कि रोना आता है कि हम भी शायद इस तरह हों, हमसे भी गिरे गुजरे। तो सबसे ज़्यादा हमें ज़ोर, बड़े अच्छे लोग बैठे हैं, हमें तालीम पे ज़ोर देंगे, अपना हक खुद मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने कराची के मसाइल को तालीम के पहलू से जोड़कर समझाया। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, जब तक तालीम और काबिलियत नहीं होगी तब तक तकरीर से तरक्की नहीं आएगी। अब मैं दावत देती हूँ इस तकरीब के सदर मारूफ दानिश्वर, साबिक मेंबर कौमी असम्बली। खत्म न हो, ना सुन सको तो कोई हद दे। मोहतरम, ये आज बात हो रही है, मैं सबसे पहले तो जनाब नसीम शाह साहब और मोहम्मद वसीम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आके कैसे मौजूदों पर ये तकरीब का इनेकाद किया कि जो वक्त की अहम ज़रूरत है। 23 जुलाई 1948 को कायदे आज़म का फरमान बहैसियत गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, यहाँ पे इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर विच हैज़ बीन एंडोर्स्ड by the then constitute come National Assembly. चैनल थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।